हेलो फ्रेंड्स, लॉ इको में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि लास्ट वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था। अब हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एक्चुअली क्या है कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो यहां से शुरू होकर के यहां खत्म होती है। तो ये टॉपिक भी हमारा आज इसके साथ फिनिश हो जाएगा। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो आप शुरू से देखें। रीजन क्या है कि जो मैं अभी शुरू करूंगा यहाँ पे 1947 एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की जो बात करूंगा वो यहां से यहां तक आने की पूरी जर्नी है कि हमें क्या चाहिए था, हमने किस स्टेप्स बाय स्टेप लिया। जैसे मैंने कहा कि इट्स ए स्टोरी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कैसे हुई। बट हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो सो हम सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, हम फ्रीडम मूवमेंट्स में नहीं जाएंगे, हम किसी चीज में नहीं गए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में आया कि हमने अपनी जगह कैसे बनाई, एक सिस्टम को डेवलप करने में, उस डेवलपमेंट में अपनी मांगों को हमने किस तरीके से रखा, यही अब तक चलता है। मैं एक बार यहां से फिर से शुरू करूंगा 1858 से कि 1858 में क्या हुआ था। 1858 में हुआ था जो ये एक्ट आया, इस एक्ट से ये हुआ कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारा शासन था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये शासन किसके पास आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्राउन। किसके पास आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्राउन के पास आया। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जी साहब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। कहां बैठेंगे वो, लंदन में। उनकी एक काउंसिल ऑफ इंडिया होगी जो उन्हें भारत को चलाने में असिस्ट करेगी। इनके नीचे कौन होंगे, इनके नीचे होंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पास क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। यहां पर आ गया ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। तो हम क्या कर रहे थे, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपनी जगह बना रहे थे। तो पहले कौन थे ये लोग, सारे अंग्रेज थे, ठीक है। फिर इन एक्ट्स में डेवलपमेंट हुआ, इसमें हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा, फिर पार्टिसिपेशन का मोड बढ़ा, यानी नॉन ऑफिशियल्स ऐड हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ा, फिर ये लोग इलेक्टेड आने लगे, फिर डायरार्की ऑफ गवर्नमेंट आ गई। कहां पे, यहां पे डायरार्की ऑफ गवर्नमेंट आ गई। यहां पे जहां हम सेंटर और प्रोविंसेस की बात करते थे, इलेक्शंस की बात करते थे 1935 में। फिर बहुत से और चेंजेस हुए जो अभी हमने लास्ट वीडियोस में देखा। तो यहां पर अब रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और चूंकि 1935 में डोमिनियन स्टेटस की बात थी तो वो मिला नहीं हमें। तो अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट हुए, एक एडॉप्शन ऑर्डर पास हुआ। दिस एडॉप्शन ऑर्डर ही जो था वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का मुख्य रूप रहा, जो है कि एडॉप्शन ऑर्डर में जो चीजें थी वो थी कि सबसे पहली क्या चीज बात थी, जैसे यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर सोवर्निटी, ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी हुई कहां से, इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब क्या हुआ, अब वो सोवर्निटी यहां पर खत्म कर दी गई। अब इंडिया की सोवर्निटी ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं थी। अब हम अथॉरिटी क्राउन से नहीं डिराइव करते थे, ठीक है, हमें पावर वहां से नहीं मिलती थी। तो पहला अमेंडमेंट हुआ सेम वैसे ही जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ, ठीक है। दूसरा हुआ कि गवर्नर जनरल्स के पास अब पावर नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर
गवर्नर जनरल्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स माना गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल खत्म कर दी गई, इन्हें मैं लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई इन्हें, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास जो वीटो की पावर थी, जो भी हमने पिछले यहां पर भी देखी कि क्या मेजर इश्यूज थे, वो सब खत्म कर दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की सलाह लेकर के काम करेंगे। गवर्नर जनरल अब लेजिस्लेचर के लिए उत्तरदायी थे, तो ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा सोवर्निटी ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर हमें मिला। उसमें क्या था, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जो हमने सबसे पहले शुरुआत में ही उसका जिक्र किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एक डेलिब्रेट एफर्ट से बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो था वो सीज कर दिया गया, अब वो कुछ भी नहीं था। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई यहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें हमारा दोनों काम हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट भी थे ये, यानी ये संविधान भी इन्हें बनाना था, और ये लेजिस्लेचर भी थे। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों ही काम कर रही थी। कौन से दोनों काम? संविधान बनाने का भी और लेजिस्लेचर का भी। तो हम यहां पर कहीं भी अब पुरानी व्यवस्था में नहीं थे, यानी यहां पर क्या हुआ, सिंपल ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्राउन से अगर आपसे वन लाइन में पूछा जाए कि यहां पर क्या सबसे बड़ा चेंज हुआ, तो सिंपल चेंज हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्राउन से हमारी सोवर्निटी जो है वो कहां पर आ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आ गई। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट भी थे ये और लेजिस्लेचर भी थे। और इसमें एक खास बात भी थी, सारे इंडियंस थे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं था जैसे पहले यहां पर हुआ, जिसे हम एक लेमैन भाषा में कह सकते हैं कि कभी भी अंग्रेज अपना जो है पावर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वो ले तो आते थे इंडियंस को, पर उन्हें पावर नहीं देते थे कुछ। यहां पर सारे ही इंडियन थे, यानी अब हमें अपने भविष्य का फैसला खुद करना था। तो जो यहां पर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से सोवर्निटी कहां आई, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्राउन पर आई। कब? 1858 में। 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्राउन से सोवर्निटी कहां गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आ गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे? सारे ही भारतीय थे। तो ये था हमारा एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब यहां पर ये सीरीज हमारी खत्म होगी। हम नेक्स्ट में आएंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे से हम स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से एक्ट आए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।